हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ बायोमोलिक्यूल में आए हैं। बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2 वीडियो। बायोमोलिक्यूल के बारे में जैसे कि हमने पहले बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये लाइफलेस कंपोनेंट होते हैं। लाइफलेस कंपोनेंट यानी कि इनकी खुद की लाइफ नहीं होती, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। लेकिन ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो खुद की कोई लाइफ नहीं है लेकिन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के फिर एग्जाम्पल बताए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट, एमिनो एसिड्स एटसेट्रा। तो उसमें हमने कई सारे अपने फर्स्ट पार्ट में वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पार्ट 1 में डिस्कस हो गया है। उसके बाद में प्रोटीन में जो है एमिनो एसिड के टाइप्स, ये सब डिस्कस कर लिए। देन उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो होते थे बायो माइक्रोमोलिक्यूल। पहले पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। सेकेंड पार्ट में दीज आर बायोमोलिक्यूल हैविंग मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। तो ये वो कंपाउंड है जिनका जो मोलिकुलर वेट है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। दे इंक्लूड, इनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। तो एक तो आपको जो ध्यान रखना है इसमें वो ये है, सिंपल सी चीज कि इस तरह के बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं इनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। और एग्जाम्पल इसके प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है। देन उसके बाद में देयर मोलिकुलर वेट, ये तो बता ही दिया, 10,000 डाल्टन एंड अबव। इनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन उससे ज्यादा भी हो सकता है। एसिड क्या होते हैं? यहाँ पर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन होते हैं। इंक्लूड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। यानी कि जितने भी आपके न्यूक्लिक एसिड हैं, सारे न्यूक्लिक एसिड हर एक सेल के अंदर होंगे। यानी कि डीएनए आरएनए हर सेल के अंदर होता है। जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं सभी में डीएनए भी होता है और सभी में क्या भी होता है? आरएनए भी होता है। कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर लिपिड, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड जो होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं सभी के एनिमल्स की बॉडी में सारी सेल्स होती हैं। और सेल जो होती है उसके ऊपर होती है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है कई सारे कंपोनेंट की, जिसमें से लिपिड भी एक है। तो लिपिड पाया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन पे ऊपर, यहाँ पर लिपिड पाया जा रहा है। बाई लिपिड होती है यानी कि ऊपर भी और नीचे भी दोनों में लिपिड होता है। तो लिपिड बाई लेयर बोलते हैं। यानी कि लिपिड की दो लेयर होती है, एक अपर वाली हो गई और एक लोअर हो गई, नीचे वाली हो गई। ठीक है ना। अपर एंड लोअर दोनों साइड की होती है। इन साइड ऑफ सेल, ये सेल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर जो सेल के अंदर होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली ए मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। एज इट्स मोलिकुलर वेट डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। क्योंकि लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है वो 800 डाल्टन से भी ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। बट इट कम्स अंडर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। लेकिन ये एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर आता है। बिकॉज मैनी लिपिड्स आर अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे लिपिड ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, अरेंज होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है सेल के ऊपर। व्हेन ए टिश्यू is grinded, cell membranes are broken and form water insoluble vesicles. They cannot be filtered along acid soluble fraction. मतलब ये कह रहा है कि जब कोई टिश्यू में, जो बहुत सारी सेल्स के मिलने से बनता है, ये ब्रेक डाउन हो जाए, मान लो क्या चीज, लिपिड ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये कह रहा है कि लिपिड जो है किससे बाहर नहीं निकल पाता है? वाटर इनसोल्यूबल वेसाइकल से बाहर नहीं आ पाता है टूटने के बाद। ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि ये इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होते हैं। इनसोल्यूबल मतलब घुलते नहीं है। ठीक है। ये घुलनशील होते हैं, ये समझ लीजिएगा। नहीं। फिर उसके बाद में एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। सेल के एवरेज कॉम्पोजिशन क्या है? हमारी बॉडी पूरी की पूरी सेल से मिलकर बनी हुई है। पूरी बॉडी में सेल्स है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो होता है, इंसान जो होता है, एडल्ट में लगभग 63 खरब सेल्स होते हैं, 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और हर एक सेल में लगभग 70 से लगा के 80% तक वाटर कंपोजिशन में होता है। यानी कि पानी 70 से 80% होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर को दिखाया गया 70 से 90%। फिर दूसरा प्रोटीन है, उसको दिखाया गया कितना? 10 से 15%। फिर कार्बोहाइड्रेट है, वो कितना होता है? 3%। न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें 5 से 7%। और आयंस होते हैं इसमें ओनली कितना परसेंट? 1%। तो ये हमारी सेल की कॉम्पोजिशन है। यानी कि सेल के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और आयंस, इतने इतने परसेंट में पाए जाते हैं।
इनको आपको याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद में प्रोटीन की बात की जा रही है। प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या होते हैं बेसिकली? प्रोटीन, सो जो प्रोटीन वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के प्रोटियोस वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटियोस शब्द से, ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग है बिल्ड अप, बिल्ड अप यानी कि बनना। तो प्रोटीन एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है बिल्डअप, बनना। इसीलिए क्योंकि बनाने का निर्माण करता है, इसका जो फंक्शन है प्रोटीन का वो है सेल को रिपेयर करना। मान लो कोशिका है हमारी, सेल है, उसमें कोई टूट फूट हो गई है, सेल डैमेज हो गई है, सेल मरती भी है, तो नई सेल के बनने में भी हेल्प करेगा, और पुरानी सेल जिसमें ब्रेक डाउन हो गया है, जो टूट गई है, उसको मैन्युफैक्चर में भी हेल्प करेगा। तो दोनों ही काम में हेल्प करेगा प्रोटीन। तो सेल रिपेयर करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, और नई सेल की फॉर्मेशन भी करेगा, यानी कि नई कोशिकाएं भी बनाएगा। तो दोनों ही काम करेगा, रिपेयर भी करेगा पुरानी सेल को और नई सेल को बनने में मदद भी करेगा। इसीलिए प्रोटीन को, इसी कारण से प्रोटीन को एक और नाम से भी जानते हैं, और इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट। यानी कि एक ऐसा सप्लीमेंट जो बॉडी की ग्रोथ करता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है। तो एक एवरेज इसकी नीड कितनी होती है? इसकी नीड होती है किलोग्राम के हिसाब से। मान लीजिए आपका बॉडी का वेट 70 केजी है, 70 किलो है, तो आपको 1 केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 70 केजी पे आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर सेल्स का हर टाइम ब्रेक डाउन होता रहता है, सेल्स टूटती रहती है। तो सेल्स को रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए जो है किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोटीन होते क्या एक्चुअल में? तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, यानी कि बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो प्रोटीन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शन वैसे तो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर और भी आप देख लीजिएगा प्रोटीन के फंक्शन में। जैसा कि पहला यहाँ पर फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, ग्रोथ शरीर की वृद्धि के लिए, एंड टिश्यू रिपेयर यानी कि जो हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। तो इसीलिए जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स डैमेज हो जाती है एक्सरसाइज करने से, तो इसलिए वो उसकी रिपेयर के लिए प्रोटीन लेते हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में देखो, ये कुछ मान लो मटेरियल बाहर है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अब वो ऊपर से नीचे तक कैसा आएगा सेल के अंदर तक, तो उसमें भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में भी, ठीक है ना। एग्जाम्पल GLUT4 इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। तो GLUT4 नाम का एक प्रोटीन है, ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज होती है उसको सेल के अंदर जाने की इजाजत देता है। तो ग्लूकोज जो है हमारी सेल के अंदर जो जाती है वो किसकी वजह से जा रही है? GLUT4 की। किसकी वजह से जा रही है? GLUT4। इससे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फिर अगला है एक्ट एज इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है, यानी कि सेल के अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस है, एक बेसिक पदार्थ है। एग्जाम्पल है कोलेजन। क्या चीज है? कोलेजन। फाइबर जैसी स्ट्रक्चर है, तो सेल का एक मान लीजिए बेसिक फाउंडेशन बना रहा है, ढांचा तैयार कर रहा है सेल का। फिर अगला पॉइंट है एक्ट एज एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करता है, काम करता है, ठीक है ना, टू फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। यानी कि एंटीबॉडीज का मतलब ये समझ लीजिएगा, अगर आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको जल्दी से कोई बीमारी भी नहीं होगी, क्योंकि आप प्रोटीन ले रहे हो। प्रोटीन एक्ट करता है एंटीबॉडीज की तरह। वो एंटीबॉडीज क्या होती है? जो रोगों के खिलाफ काम करती है, डिसीज के अगेंस्ट काम करती है। मान लीजिए आप कोई खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, तो खाने में, पानी में हजारों बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं रोज। अब अगर वो हजारों बैक्टीरिया रोज की रोज हमारी बॉडी पे कुछ इंपैक्ट डालेंगे,
कुछ प्रभाव डालेंगे तो बॉडी डैमेज हो जाएगी रोज की रोज। तो बॉडी डैमेज ना हो इसलिए प्रोटीन जो है हमें एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराते हैं। फिर अगला है एक्ट एज रिसेप्टर, ये रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। एग्जाम्पल रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल, टेस्ट, हार्मोन रिसेप्टर होते हैं। यानी कि हम किसी चीज को सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, टेस्ट चख लेते हैं, किसी चीज का टेस्ट पता कर लेते हैं, हार्मोन्स, ठीक है ना, इनमें। उसके बाद में यहाँ पर जो है अगला पॉइंट सम हार्मोन्स, यानी कि कुछ हार्मोन्स इसमें ऐसे हैं, सम आर हार्मोन्स, यानी कि कुछ प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं। एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रोटीन की तरह काम करता है बट हार्मोन भी है। आपको पता है इंसुलिन का काम क्या होता है? जो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर होती है, बीएस लेवल होता है, उसको कम करता है, ब्लड शुगर को घटाता है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एक ऐसा प्रोटीन जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो पिगमेंट की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह? पिगमेंट। तो इससे 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा नीट एग्जाम में कि कोई ऐसा प्रोटीन का नाम बताइए जो हार्मोन भी है, इंसुलिन। किसी ऐसे प्रोटीन का नाम बताइए जो एंजाइम भी है, ट्रिप्सिन। किसी ऐसे प्रोटीन का नाम बताइए जो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके आपका बेसिक फॉर्मेट आपको जो है इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन में। देन उसके बाद में प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, यानी कि एनिमल्स में, जंतुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है दैट इज कोलेजन। कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन हमारी मसल्स में होता है, मांसपेशियों में होता है, और ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है एनिमल्स यानी कि जंतुओं में। फिर उसके बाद में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है कि पूरी बायो ऑर्गेनिज्म में, बायो ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो एनिमल्स, कोई से भी हो, सबसे ज्यादा उनमें पाया जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को। क्या है? रूबिस्को। इसकी तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो राइबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस, ये इसका फॉर्मूला है, मतलब इसका कंप्लीट नेम है रूबिस्को। क्या बोलते हैं इसको? रूबिस्को। ये बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर लेवल, यानी कि अगर हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें, तो संरचना के बेस पर प्रोटीन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में? 4। प्राइमरी प्रोटीन होते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। यानी कि पहली स्ट्रक्चर जो सबसे सिंपल वाले होते हैं, साधारण प्रोटीन होते हैं। फिर इससे थोड़े से हार्ड प्रोटीन होते हैं, सेकेंडरी। इससे थोड़े से हार्ड प्रोटीन होते हैं, टर्सरी। और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, सारों को मिला के वो होते हैं क्वाटरनरी, यानी कि चौथे वाले प्रोटीन। ठीक है, तो प्राइमरी तो बिल्कुल सिंपल होते हैं और क्वाटरनरी कुछ देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। तो प्राइमरी से कॉम्प्लेक्स की ओर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो पहला प्रोटीन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल होती है। इसमें आप देख सकते हैं सिंपल, इनमें एमिनो एसिड होते हैं और ये एमिनो एसिड कौन से बॉन्ड की मदद से? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ जाते हैं। तो ये एमिनो एसिड है, कल मैंने बताया भी था आपको, CONH बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। वीडियो में CONH कौन सा बॉन्ड है? CONH। तो ये सारे के सारे जितने भी CONH बॉन्ड लगे हुए कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड के सीक्वेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन, प्रोटीन में पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ पर किसी पोजिशन है। ठीक है ना, एमीन कहाँ पर लगा हुआ है, एमीन ग्रुप, यानी कि एन टर्माइनस कहाँ पे और सी टर्माइनस कहाँ पर है, यानी कि C कार्बोक्सिलिक। ठीक है ना, क्योंकि जितने ही प्रोटीन है दुनिया के सारे अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होंगे, और अल्फा अमीनो एसिड का बेसिक फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था आपको, RCH NH2 और क्या होता था? COOH। तो इसका एक टर्मिनल तो कार्बन का बनेगा और एक टर्मिनल किसका बनेगा? नाइट्रोजन का बनेगा, 2 टर्मिनल बनेगा इसके। फिर उसके बाद में लेफ्ट एंड पे जो है ना फर्स्ट एमिनो एसिड होगा एन टर्मिनल का, और इसके राइट एंड पे लास्ट एमिनो एसिड होगा जो कार्बन टर्मिनल का होगा। यानी कि इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा होगा वो तो एन टर्मिनल का बनेगा, और जो राइट वाला हिस्सा होगा वो सी टर्मिनल पे, यानी कि एन से शुरुआत होगी इसकी और सी पे जाके क्या होगा? खत्म होगा। पहला एमिनो एसिड जो होगा इसका वो एन होगा, और लास्ट का एमिनो एसिड जो होगा उसका वो सी होगा। ये बात आपको समझनी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी क्या हो गई है, देख लो आप, कॉम्प्लेक्स हो गई है। बॉन्ड वही बनने हैं सब में, RCH NH CO, RCH NH CO वही बॉन्ड बनने हैं सारे में। ठीक है ना, तो एमिनो एसिड
हियर वन और मोर, इसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती है फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। तो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर ज़रा बना के दिखा देता हूँ। हेलिक्स स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे इसमें, जैसे यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर मान लीजिए N सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पर O और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, फिर मान लीजिए N सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ऐसे बॉन्ड बनते चले जाएंगे। CONH CONH, ये कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। CONH कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे, और ये आपकी जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये बात आपको, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई। CONH बॉन्ड लगेगा। फिर उसके बाद में आगे इसमें देखते हैं, इट हैज ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स। राइट हैंडेड हेलिकल्स होते हैं इसमें। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से? एक तो क्रेटिन है, एक फाइब्रिन है। तो क्रेटिन जो होता है, बस इससे क्वेश्चन आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी प्रोटीन में जो है क्रेटिन, तो क्रेटिन आपका पाया कहाँ जा रहा है? तो क्रेटिन पाया जा रहा है नेल्स में, नाखूनों में, और हेयर में भी होता है, बालों में भी होता है। ठीक है। फिर फाइब्रिन प्रोटीन है। फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है किसके अंदर? फाइब्रिन मसल्स में, मांसपेशियों में पाया जाता है। तो मसल्स में प्रोटीन पाया जा रहा है फाइब्रिन, और हेयर वगैरह में या नेल्स वगैरह में, नाखून वगैरह में पाया जा रहा है कौन सा? केराटिन। तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। देन उसके बाद में सेकेंडरी में ये फाइब्रिन सिल्क जैसा प्रोटीन है, सिल्क धागों के जैसा प्रोटीन होता है। एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है इसके अंदर, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो बीटा शीट स्ट्रक्चर होती है। बीटा शीट, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर बड़ी हो जाती है, वही सारे बॉन्ड वही लगते हैं। बीटा स्ट्रक्चर में भी यही होता है सारा, एला ग्लाई, ये सारे के सारे प्रोटीन मिल जाते हैं। बीटा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। बीटा प्लेटिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं उसको। दूसरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बीटा प्लेटिड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बीटा प्लेटिड स्ट्रक्चर। तो बीटा प्लेटिड स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख लेंगे, जैसा इस तरीके से RCH, साइड में हो जाएगा NH, एक साइड में हो जाएगा CO। इसी तरीके से ऐसे यहाँ पर RCH, इधर हो गया मान लीजिए CO, और इधर हो गया NH। इनके बीच में से बॉन्ड बनते चले जाएंगे, NH CO। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? CONH कौन सा बॉन्ड हो गया? पेप्टाइड। कौन से बॉन्ड हो गए? पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। तो बात समझ में आ गई। तो ये बन गई बीटा प्लेटिड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? बीटा प्लेटिड स्ट्रक्चर बन गई है। तो ये आपको समझ में आ गया। फाइब्रिन जो एक सिल्क जैसा प्रोटीन है, धागों के जैसा प्रोटीन होता है। देन उसके बाद में जो है टर्सरी स्ट्रक्चर देखेंगे। कौन सी स्ट्रक्चर देखेंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आप देख रहे हैं, प्राइमरी से भी और सेकेंडरी से भी क्या हो गई है? कॉम्प्लेक्स हो गई है। क्या हो गई है? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो थोड़ी सी स्ट्रक्चर क्या हो गई है? कॉम्प्लेक्स हो गई है, हार्ड हो गई है। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पर दिखा रखा है, मायोग्लोबिन एग्जांपल है इसका। टर्सरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इक्वल्स टू अल्फा हेलिकल्स बीटा, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो आती थी, एक अल्फा और एक बीटा, दो होती थी। यहाँ पर क्या है? हियर हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज फर्दर फोल्डेड, इसमें और फोल्ड हो जाते हैं, और हार्ड हो जाती है। लाइक होलो वुडन बॉल, जैसे कि एक बॉल की तरह होलो बॉल हो, ठीक है ना, वुडन लकड़ी की बॉल हो, लकड़ी का बारूदासा नहीं हो जाता, उसकी बॉल बन जाती है, वो बारूद देगी करके ऐसी हो जाती है। इट गिव्स 3D व्यूज, इसका एक 3D व्यू दे रखा है, 3D में, यानी कि इस तरीके से दिखाई देगी ऐसे, ये 3D व्यू दे रखा है यहाँ पर, ऐसे दिखाई देगी। टर्सरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए जरूरी होती है। एग्जाम्पल इसका मायोग्लोबिन और एंजाइम्स है, ठीक है ना। क्या क्या है एग्जाम्पल? मायोग्लोबिन और एंजाइम्स। मायोग्लोबिन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होता है, जिसको आपने देखा भी होगा, पानी में डाल के घोल के प्रोटीन पीते हैं कुछ लोग, तो वो मायोग्लोबिन है। मसल्स की बिल्डिंग में हेल्प करता है, मांसपेशियों की बिल्डिंग में, उनको बनाने में हेल्प करता है। फिर प्रोटीन की सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो चौथा प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, उसको देख लेंगे।
स्ट्रक्चर लेवल्स ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि टर्सरी स्ट्रक्चर, और इससे भी हार्ड हो जाती है कौन सी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसमें 4 ग्रुप हो जाएंगे, एक अल्फा पार्ट होता है, बीटा, अल्फा, बीटा, इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं, अल्फा बीटा जुड़ते चले जाते हैं। हियर मोर देन वन, यहाँ पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन समझ गए, CONH, पेप्टाइड बॉन्ड बताया था ना मैंने आपको, कौन सा, CONH, और CONH की यानी कि एक से ज्यादा चेन बन जाएगी, सारी जुड़ते चले जाएंगे आपस में। फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद में एंड ईच फंक्शन एज ए सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, और हर एक अलग प्रोटीन की तरह एक्ट कर सकता है, हर एक स्ट्रक्चर अलग प्रोटीन की तरह एक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल है इसका हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ब्लड में भी जो हमारी RBC होती है, रेड ब्लड सेल के ऊपर हीमोग्लोबिन लगा रहता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन को साथ में बॉन्ड बनाता है, HbO2 बॉन्ड बनाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड, और फिर उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल्स तक प्रोवाइड करा देता है। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, तो ये हीमोग्लोबिन है। फिर इट हैज 4 सब यूनिट, इसकी 4 सब यूनिट है, 2 इसमें अल्फा सब यूनिट होगी और 2 कौन से होगी, बीटा। देख सकते हैं 2 अल्फा है और 2 कौन सी है, बीटा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है, 2 अल्फा की 2 बीटा की। इसीलिए एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, लेके जाता है। एक हीमोग्लोबिन कितने को, 4 को, ठीक है। तो ये ध्यान देना। देन उसके बाद में एट अ ग्लैंस पे अगर आप देख लें, लास्ट में देख लें, तो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लें, बिल्कुल सिंपल थी, ठीक है। एमिनो एसिड है प्राइमरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह की थी, बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड शीट वाली थी और अल्फा हेलिक्स मैंने दोनों बना के दिखाई। टर्सरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी और क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और ज्यादा क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, यानी कि और ज्यादा हार्ड हो गई है। एट अ ग्लैंस पे आप देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर इस तरीके से अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऐसे जुड़े हुए हैं, अल्फा वाली में ऐसे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, जैसे कि A1, A2, A3, फिर उसके बाद में A4, A5, A6, इस तरीके से चल रही है, यानी कि आप देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे जुड़ रहे हैं। जबकि बीटा प्लेटेड शीट में ऐसे जुड़ेंगे, A1, A2, A3, A4, फिर A5, A6, A7, A8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से चले, तो जिगजैग मूवमेंट से बन जाएगी, ठीक है। फिर टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती थी, ठीक है ना, उसमें हीम यूनिट जुड़ जाती थी, यानी कि हीमोग्लोबिन जुड़ जाता था। फिर इसमें एक टॉपिक और आता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका लास्ट टॉपिक है आज का, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसको देख लेते हैं क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन को ब्रेक आउट करना, प्रोटीन को तोड़ना, ब्रेक करना। तो मान लीजिए प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स मतलब एक जटिल प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और आप उसको क्या कर दें, हीट कर दें, यहाँ पर गर्म कर दें, और गर्म करने पर वो कॉम्प्लेक्स से किस में बदल जाए, सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल प्रोटीन में। तो इस प्रोसेस को बोल देंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कि जो एग बॉईल होता है, उबला हुआ अंडा होता है, तो उसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है बेसिकली एग के व्हाइट पार्ट में, और वो प्रोटीन जो है डीनेचुरेशन से बना है। किससे बना है, डीनेचुरेशन से। तो इट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।